बेटा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा बेटा आप लोगों ने? यस मैम। समझ में आ गया सब? यस मैम। चलो, तो हमने कंपनी लॉ के पोर्शन में डायरेक्टर्स पढ़ लिया था, है ना बेटा? लेकिन आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज भी है और आपका जनरल मीटिंग भी है ना? ये भी है ना आपके सिलेबस में? तो आज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो थोड़ा स्पीडली कराऊंगी, तो ध्यान से सुनते रहना और जल्दी जल्दी लिखते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना बेटा, याद रखना लिखना है। ठीक है जी, तो चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैम ये दूसरा चैप्टर है या उसी में? ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, लिखो मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी का मीनिंग डिफाइन है सेक्शन 2+20, सेक्शन 2+20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, क्या लिखा है? कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी registered under Companies Act, registered under Companies Act 2013 or any previous company law, any previous company law। क्या मतलब कंपनी का? कंपनी वो कंपनी है। अच्छा बेटा, कोई सा भी एक्ट पढ़े हम, चाहे कंपनीज एक्ट पढ़े, चाहे इनकम टैक्स पढ़े, चाहे जीएसटी पढ़े, कोई सा भी एक्ट पढ़ो, उसमें क्या है, हर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस होती है। हर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस होती है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट है, चाहे जीएसटी है, चाहे कंपनीज एक्ट है, या कुछ भी। सेक्शन 2 में क्या होती है? डेफिनेशन होती है। मीनिंग ऑफ कंपनी मतलब डेफिनेशन तो है, तो कहाँ पे दे रखी है? सेक्शन 2+20 में दे रखी है। आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2+68। तो हर डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी होती है बेटा? हर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में दे रखी होती है। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था, कंपनीज एक्ट 1956 होता था। ठीक है, तो कंपनी एक बार फिर से पढ़ते हैं, कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी कंपनी है जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013 में और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इस कंपनी का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब जब 2, 3, 4, 10, 15 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब रजिस्टर कैसे कराते हैं? हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, बता दो, पता है किसी को हाउ टू गेट रजिस्टर्ड? मैम आरओसी के पास जाके फॉर्म फाइलिंग करना पड़ेगा। ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, एओ पे लिख रही हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मान लेते हैं ए एंड बी है, ये दो लोग हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? आरओसी को एक फॉर्म फाइल करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। कौन से फॉर्म में? स्पाइस INC 32, स्पाइस INC 32 में एप्लीकेशन लगाएंगे। फिर आरओसी चेक करेगा एप्लीकेशन सही है नहीं है, फिर बेटा आरओसी क्या कर देगा? इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ये मैंने पहले बता रखा है आपको, है ना बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है इन फॉर्म INC 11। ठीक है, जिस दिन इस कंपनी को, जिस दिन इन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, उस दिन कंपनी क्या मान ली जाएगी? रजिस्टर्ड मान ली जाएगी, और कंपनी क्या बन जाती है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी होता क्या है? यस मैम। हो गया बेटा ये? अच्छा, आपको पता है आरओसी कहाँ पर है? दिल्ली का, दिल्ली का आरओसी कहाँ पर है? दिल्ली का आरओसी कहाँ पर है? हर स्टेट का एक आरओसी होता है, हर स्टेट का आरओसी होता है। दिल्ली का आरओसी नेहरू प्लेस, गए हो नेहरू प्लेस? कंप्यूटर मार्केट है, बड़े बड़े वहां पे ऑफिस भी हैं, नेहरू प्लेस, और नाम है कमल हरजानी।
ये पता होना चाहिए। दिल्ली के आरओसी का नाम क्या है? कमल हरजानी, ठीक है। और कहाँ पर है बेटा इसका ऑफिस? नेहरू प्लेस में है। पता नहीं कौन सी कोई बिल्डिंग है, 13th फ्लोर पे ऑफिस है मेरे हिसाब से। नेहरू प्लेस में है शायद, कोई बिल्डिंग के अंदर है, 13th फ्लोर पे है जहाँ तक मुझे पता है। और उसका नाम है कमल हरजानी, ठीक है। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी वो कंपनी है, कंपनी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो कहाँ पर है? रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में। सिंपल है, ठीक है। यस मैम। एक चीज बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक शॉप है, दुकान, उसके ऊपर लिखा है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। इस पर लिखा है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। क्या ये कंपनी है? इज इट अ कंपनी? No, ma'am. ये क्या है? कंपनी है? बताओ। एक दुकान है, उसके ऊपर शर्मा ट्रेडिंग कंपनी लिखा लिखा होता है ना दुकानों पे, ऐसा कुछ है ना बेटा। तो क्या ये कंपनी बन गई? No, ma'am. नो मैम। सिर्फ कंपनी वर्ड लिख देने से कंपनी नहीं बन जाती। कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में। तो लिख लो बेटा, नो, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और, वेदर। मैम अगर मैम उसने इस नाम से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है तो कंपनी हुई ना। अगर आपने कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो कंपनी है, अदरवाइज नहीं है। तो बेटा कंपनी के पीछे ये नहीं लिखा होता लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है। या तो आप कंपनी कंपनी पब्लिक कंपनी बनाओगे या प्राइवेट कंपनी बनाओगे, तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, वेदर एप्पल इज कंपनी, क्या एप्पल कंपनी है? एप्पल, सेब, मैम एप्पल खाने को होता है। आईफोन वाली कंपनी, क्या वो कंपनी? वो तो कंपनी है। यस मैम। कंपनी है एप्पल? यस मैम। कंपनी क्या होती है? डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी क्या होती है? बोलो ना, क्या होती है कंपनी? हम जो कंपनी Registered रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ है? इंडिया में है ना, है ना, पक्का। कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ है बेटा? इंडिया में है या बाहर है? इंडिया में। India. कंपनी की डेफिनेशन तो क्या कह रही है? कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। मतलब हम मान लेते हैं 2000 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बस इतना ही बोलते हैं। तो क्या ये एप्पल कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? ये सवाल है मेरा आपसे, बोलो ना, क्या ये एप्पल कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? तुम्हारे साथ तुम्हें क्या लग रहा है? अंदर से इंट्यूशन क्या आ रही है? क्या लग रहा है? No. इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है मैम। नो, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कंपनी कैसे हुई बेटा? कंपनी वो होती है जो कंपनी एक्ट में इंडिया में रजिस्टर्ड हो। लेकिन एप्पल तो यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए की कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। तो हमारे लिए तो ये कंपनी नहीं है क्योंकि ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो एप्पल इज नॉट अ कंपनी, एप्पल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एप्पल क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। एप्पल क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट को पूरा लिख लेना, पूरा लिख दो। एप्पल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जब हम डायरेक्टर पढ़ रहे थे तो वर्ड आ रहा था हमारा बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एप्पल कंपनी नहीं है, एप्पल क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। समझ में आ गई बात? श्योर? तो क्या एप्पल के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? नो। एप्पल के ऊपर, एप्पल कंपनी नहीं है क्योंकि वो इंडिया में नहीं बनी, तो क्या एप्पल के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा क्योंकि कंपनीज एक्ट उस पे लगता है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है।
है ना, और एप्पल तो यूएसए के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वहां वाला एक्ट लगेगा, यहाँ वाला नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, चलो ये समझ में आ गई बात, ये लिख लो इसको। मैम अगर फिर उसने कुछ गलत किया तो वो कहाँ पे देखेंगे? अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि एप्पल का ब्रांच ऑफिस होता है इंडिया में, है ना, एप्पल का इंडिया में ब्रांच ऑफिस है, या एप्पल ने इंडिया में कंपनी खोल रखी है, तो अब इस चीज के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया में कुछ घपला करा तो उसमें फेमा लगता है। ठीक है, फेमा लगता है। और फॉरेन कंपनी भी एक चीज होती है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो बाहर रजिस्टर्ड है, जैसे एप्पल वाली कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, अभी आएगा फॉरेन कंपनी क्या होता है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड हुई है लेकिन काम इंडिया में कर रही है, एप्पल इंडिया में काम करती है इंडिया में काम, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, बिल्कुल है। तो ऐसी कंपनी के ऊपर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, ये क्या बोल दिया मैंने, अभी थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, बस पहले इसको लिख लो, लिख लिया ये? ठीक है, यस मैम। अब जो कंपनी है, कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? टू क्लॉज। ठीक है, अब कंपनी दो तरीके की होती है, एक तो प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन 2+68 में लिखी है, और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 2+71 में लिखी है। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात बताओ, सबने तो कंपनी लॉ नहीं पढ़ रखा, सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल्स को पढ़ाया जाता है कंपनी लॉ, सबको तो नहीं पढ़ाया जाता ना, जो ले मैन है, जो कॉमन पीपल है, उनको तो नहीं पढ़ाया जाता। अब मुझे बता दो कि पहचान कैसे होती है प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की। अभी हम कहाँ बैठे हैं? गुरु विद्या अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, गुरु विद्या अकेडमी यही नाम है ना, प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब क्या है, ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी। अगर सिर्फ लिखा होता गुरु विद्या अकेडमी लिमिटेड तो क्या हो जाती? पब्लिक। कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो क्या है बेटा? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये होता क्या है अभी पता चल जाएगा, लेकिन अगर किसी कंपनी के नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा तो वो क्या है बेटा? पब्लिक कंपनी है, सिंपल बात है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी होता है, पहले पब्लिक कंपनी देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी बड़ा आसान है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, means a company which is not a private company, which is not a private company। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये कैसी सी लाइन लिख दी? पब्लिक कंपनी क्या है? सेक्शन 2+71 ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं। तो मतलब अगर मुझे पब्लिक कंपनी को जानना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा? तो प्राइवेट कंपनी देख लेते क्या होता है, लिख लो। एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या है? एनी कंपनी satisfy the following conditions, जो satisfy कर दे नीचे लिखी हुई conditions, satisfy the following conditions, वो क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। क्या कंडीशंस है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, minimum paid up share capital as may be prescribed, as may be prescribed, and in its articles of association 3 points are mentioned, 3 points are mentioned। क्या मतलब है बेटा? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो नीचे लिखी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, अभी बताऊंगी कितनी, और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए। बोलना जरा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है बेटा? 268। 2+28। 2 clause 68। क्या कैसे पढ़ते हैं सेक्शन को?
Section 2 clause 68. Clause 68. ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो नीचे लिखी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और दूसरी उसके आर्टिकल्स में 3 points लिखे होंगे। Point mention होनी चाहिए. तीन चीजें लिखी होनी चाहिए। वो तीन चीजें क्या है देखते हैं बेटा। अच्छा, ये क्या लिखा है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब? हम जो कंपनी एक्ट में लिखा है वो, क्या बोल रहे हो रजत? जो कंपनी एक्ट में लिखा है उतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट तो पढ़ रहे हैं हम। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है रूल्स। रूल्स में प्रिस्क्राइब होता है। तो लिखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। सीजी हैज पावर। कहीं भी लिखा हो ना पूरे कंपनीज एक्ट में, बाकी एक्ट्स का तो मेरे को पता नहीं, इनकम टैक्स वगैरह का, लेकिन कंपनीज एक्ट में कहीं भी लिखा हो एज में भी प्रिस्क्राइब, तो ये समझ लेना वो प्रिस्क्राइब कहाँ पे होगा? रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा। ठीक है। हम डायरेक्टर पढ़ रहे थे तो रूल 14, रूल 15 ऑफ एमजीटी रूल्स हमने पढ़ा था, तो बाद में प्रिस्क्राइब होता है। एक्ट तो पहले बन जाता है, लेकिन कोई चीजें छूट जाती हैं तो बार बार एक्ट को तो चेंज कर नहीं सकते, तो उसके लिए उसके क्या बोलो, उसके साथ में उसको मैच करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा। और वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है बेटा यहाँ पर एमसी। एमसी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पावर दे रखी है सेक्शन 469 में। सेक्शन 469 ऑफ कंपनीज एक्ट में पावर दे रखी है कि जहां पे भी एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा होगा वहां पे कौन रूल बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? एमसीए। ठीक है। और ये रूल्स बनते, ये प्रिस्क्राइब होता कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। इन रूल्स में प्रिस्क्राइब। ठीक है। तो बात इतनी सी याद रखनी है कि एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब ये है कि रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा। कहाँ पे प्रिस्क्राइब होगा? रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की, यहाँ पे पावर एमसीए के पास है, लेकिन कहीं कहीं पावर कंपनी एक्ट में भी आरडी के पास होती है, रीजनल डायरेक्टोरेट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? रूल्स में प्रिस्क्राइब है। ये नाम नहीं याद रखने सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है, समझ में आई? एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब जो रूल्स में प्रिस्क्राइब है। ठीक है बेटा। अभी कुछ कुछ चीजें प्रिस्क्राइब हो चुकी है, कुछ कुछ चीजें प्रिस्क्राइब नहीं हुई। ये समझ में आया जब मैंने बोल दिया ये, या नहीं आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। होशियार बच्चे बेटा, तुम लोग तो समझ में आ जाएगा। चलो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। तो लिखो बेटा, अर्लियर पहले क्या होता था कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अब ना इसको कर दिया है डिलीट। अब हो गया इसको डिलीट। ये लिख के जरूर काट देना। ठीक है। कई लोगों को लगता है अभी भी 1 लाख रुपए है, कई लोग अमेंडमेंट्स पढ़ते नहीं है तो उनको 1 लाख ही करते रहते हैं वो। ठीक है। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 1 लाख रुपए थी, या कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो। लेकिन अब क्या हो चुका है? ये डिलीट हो चुका है। कोई मुझे इसके पीछे का कारण बता सकता है? ये डिलीट क्यों करा गया? कोई भी बता सकता है मुझे इसके पीछे का कारण, इसको डिलीट क्यों करा गया? सोच के बताओ। पहले होती थी 1 लाख। ज्यादा कंपनी खुले, ताकि ज्यादा कंपनीज खुले। अगर मिनिमम की लिमिट हट जाएगी तो ज्यादा लोग 1 लाख से बहुत कम आ रही है बेटा, थोड़ा तेज बोलो। 1 लाख रुपए लगा के बहुत सारी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। मतलब 1 लाख रुपए लगा के, मतलब समझ नहीं आया मुझे। मतलब ज्यादा अमाउंट नहीं है ना ये, तो अब तो मोस्टली लोग खोल सकते हैं कंपनी। मैंने तो बोला है कि 1 लाख रुपए की लिमिट पहले थी, अब नहीं है। अब 0 रुपए से तुम प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। मैम, ताकि मैम ज्यादा कंपनी खुले, मैम लोग कम पैसों में ज्यादा कंपनी खोले। कैन वी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? यस मैम। मैम, मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आजकल क्या चल रहा है? आत्मनिर्भर भारत, है ना? आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या? अपना काम करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपनी कंपनी खुद खोलो, अपना बिजनेस खुद खोलो। तो लोग कह रहे थे कि हम तो बिजनेस खोल लेंगे, मोदी जी को जाके कई लोगों ने बोला कि हम तो भाई बिजनेस खोलने को तैयार हैं, लेकिन हमें कंपनी खोलनी है, और कंपनी खोलने के लिए, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 1 लाख रुपए लिमिट है। और ये भी सुन लो, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 5 लाख रुपए लिमिट होती थी, अब 0 है दोनों में। ठीक है।
तो मोदी जी को जाके बोला कि प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपए लिमिट है, पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए लिमिट है, और हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप करने में बिलीव ही नहीं करते, हमें तो सीधा कंपनी खोलनी है। ठीक है, लेकिन आपने लिमिट लगा रखी, तो बताओ कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत, कैसे बनेगा? ठीक है, मेक इन इंडिया कैसे होगा? ठीक है, कैसे चलेगा भारत आगे? तो इसलिए मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को हटा दिया, अमेंडमेंट आ गई, और ये 1 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की लिमिट हो गई 0, कि अब आप 0 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी खोल सकते हो। सही है बेटा? सही किया, गलत किया? सही किया, है ना? चलिए, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। मतलब पहली क्या है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है बेटा, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लिखना है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अर्लियर इट वाज 1 लाख रुपीस व्हिच इज नाउ डिलीटेड बाय अमेंडमेंट। ठीक है, ठीक है। अब इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 3 पॉइंट्स आर मेंशन्ड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए, नीचे लिखी हुई। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ? कंपनी इसमें के कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं। हाँ, अभी हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा थोड़े दिन पहले, है ना, खत्म करा पार्टनरशिप एक्ट। उसमें क्या होती है, पार्टनरशिप डीड बनती है, राइट? तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि पार्टनरशिप चलेगी कैसे। ऐसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। ठीक है बेटा? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें मुझे लिखनी है। पहला क्या है, ए पॉइंट, restrict the right to transfer the shares. Restrict the right to transfer the shares. Limit the number of members to 200. Limit the number of members to 200. Excluding. Persons who are in the employment of company. Who are in the employment of company. Second, persons formerly in employment. Of company, were members of company. While in employment. While in employment. And have continued.
नेट चला गया बेटा, मेरी वॉइस आ रही है? नेट चला गया था अब आ रही है। तो आ गया पानी दे दो। हाँ, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें लिखी हुई है। क्या क्या 3 चीजें? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, मतलब क्या है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स? बेटा मैंने आपको शायद बताया होगा कि प्राइवेट कंपनी में हम एक बार 3 पॉइंट दिखा दो। लिखो 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 लिखो। मैम ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है स्टार्टिंग में? Prohibits public issue of any kind of securities. Prohibits public issue. मैम सेकंड पॉइंट का लास्ट में क्या लिखा हुआ? एम्प्लॉयमेंट Ceased. डन मैम। Done. चलो जरा देखते हैं क्या लिखा है। Restrict the right to transfer the shares. प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है 3 चीजें, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, क्या मना करना होता है रिस्ट्रिक्शन का मतलब? रिस्ट्रिक्शन का मतलब मना करना होता है या रोक लगाना होता है? रोक लगाना। कोविड चल रहा था, तो बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि बिना मास्क के आप बाहर नहीं जा सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। क्या बाहर जाने पे प्रोहिबिशन थी, मना कर रखा था, बाहर तो जा सकते थे लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस, विद सम कंडीशंस, राइट? ऐसे था 2 साल, है ना बेटा? यस मैम। मतलब मना करना नहीं होता, कुछ कंडीशन लगाना होता है, रोक लगाना होता है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में लिखा है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है एब्सोल्युटली मना कर देना। अच्छा, जब कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू जब हम सबने वो बर्तन बजाए थे, याद है तुम्हें? 2020 में, है ना? तो मोदी जी ने कहा था कि संडे वाले दिन सबने बर्तन बजाने हैं शाम को 5 बजे, याद है कुछ या नहीं? यस मैम। वो क्या था? कर्फ्यू था, वहां पे बाहर निकलना बैन था, ये था। तो वो क्या था बेटा? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है साफ साफ मना कर देना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप कर सकते हो काम विद सम रिस्ट्रिक्शंस। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आप कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, चलिए अब रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर मतलब प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी है एक, ठीक है, इसमें 3 मेंबर है एबीसी। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? मिनिमम शेयर होल्डर 2। ठीक है, इसमें 3 है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके पास 1000 शेयर है, इसके बाद 2000 शेयर है और इसके बाद 3000 शेयर है। सही है, अब ए को अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, शेयर्स इसको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है बेटा, शेयर ट्रांसफर करना चाहता है ये। ठीक है, तो क्या करेगा? पहले शेयर ट्रांसफर करने से पहले इसको बी से पूछना पड़ेगा कि आप मेरे शेयर खरीदना चाहते हो, इसको सी से पूछना पड़ेगा आप मेरे शेयर खरीदना चाहते हो। अगर इन दोनों ने मना कर दिया तो ये किसी थर्ड पार्टी को शेयर बेच सकता है। फिर से सुन लो कि प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशन लिखी होती है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर, कोई मेंबर अपने शेयर बेचना चाहता है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कुछ कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई है? कि अगर अपने शेयर को बेचना चाहता है वो, तो उसको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कि आप मेरे शेयर खरीदना चाहते हो। अगर इन दोनों में से कोई भी, जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन्होंने बोल दिया कि हमें बेच दो, तो ये उनको ही बेचेगा, बाहर वाले किसी को बंदे को नहीं बेच सकता। ठीक है, लेकिन अगर इन लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, तो ये बाहर किसी पर्सन को बेच सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? पहले इसको अंदर वाले लोगों से, मतलब शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बेटा, क्लियर? सारे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। सारे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर होते हैं इसमें, सारे शेयर होल्डर से इसको पूछना पड़ेगा। पूछना क्या है? नोटिस दे देगा बस। ठीक है, नोटिस चिपका देगा, वेबसाइट पर डाल देगा और कुछ नहीं। एक एक से जाके थोड़ी पूछेगा, है ना बेटा? चलो, समझ में आ गई बात मेरी? उसके बाद थर्ड पार्टी को कर सकता है ना? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, तो थर्ड पार्टी को बेच सकता है।
ठीक है बेटा, आसान। यस मैम। सेकंड पॉइंट थोड़ा मुश्किल है। क्या लिखा है? लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। लिमिट लगा रखी है नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मतलब मैक्सिमम शेयर होल्डर, मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? 200। हम 2, मैक्सिमम 200, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूडिंग भी लिखा है। एक्सक्लूडिंग क्या लिखा है? पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में और साथ साथ मेंबर भी है, वो 200 के लिमिट में नहीं आएंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब जो पहले थे, पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, आज नहीं है। फॉर्मली मतलब पहले थे एम्प्लॉयमेंट में, वर मेंबर्स ऑफ कंपनी, जब एम्प्लॉयमेंट में थे ना तब मेंबर भी थे, while in employment and have continued to be members after employment चीज, मतलब पहले एम्प्लॉय भी थे और साथ साथ मेंबर भी थे, लेकिन आज मेंबर भी है पर एम्प्लॉय नहीं है, वो भी 200 की लिमिट में नहीं आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। मैम जैसे एमडी वगैरह होते कंपनी के, तो वो मेंबर्स में नहीं आएंगे इसके? वो तो डायरेक्टर है, अगर उनके पास शेयर है तो वो है मेंबर, अदरवाइज नहीं है। वो डायरेक्टर है बेटा, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, वो डायरेक्टर है, ठीक है। हाँ, वो भी आ सकते हैं अगर उनके पास मेंबर, अगर वो मेंबर भी है साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉय भी है, डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होता है, ठीक है। बेसिकली एम्प्लॉय ने उसको ऑफिसर बोला जाता है। एम्प्लॉय मतलब जैसे कि जो छोटे मोटे अकाउंट्स का काम कर रहा है या कुछ कोई और काम कर रहा है, सिर्फ डायरेक्टर थोड़ी होते हैं कंपनी में, एम्प्लॉयज भी तो होते हैं, है ना। अभी हम यस यहाँ मैम। गुरु विद्या अकेडमी में, राइट, तो मैं यहाँ पे टीचर हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं क्या होंगी? मैं ऑफिसर हूँ इसकी, ठीक है। और जो ये रिसेप्शन पे बैठी है बाहर, वो क्या है? एम्प्लॉय है ना बेटा। अगर उसको शेयर दे दिए जाए, अगर उसको शेयर दे दी जाए इस कंपनी के, तो क्या वो मेंबर भी बन जाएगी, राइट। और साथ यस मैम। साथ एम्प्लॉयमेंट में भी है, तो क्या वो 200 की लिमिट में काउंट होगी? वो 200 नो मैम। मेंबर्स कितने होते हैं? मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी के 200 होते हैं, लेकिन 200 की लिमिट में कौन काउंट नहीं होता? प्रेजेंट में, प्रेजेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉय। बोलो, क्या बोल सकते हैं इसको? प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि पहले जब आप मेंबर थे और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी थे, लेकिन आज आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो लेकिन मेंबर आज भी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? पास्ट एम्प्लॉय। पास्ट एम्प्लॉय वो भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं होते, ठीक है बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। एक कंपनी एबीसी है, ठीक है। इसमें 210 मेंबर्स है, 210 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें ना जो 10 मेंबर है इसमें से वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय है। बस ये बता रहा है कि ये जो एबीसी है, एबीसी इज अ प्राइवेट कंपनी और नॉट। क्या एबीसी प्राइवेट कंपनी है या नहीं है? बस इतना सा जवाब देना बेटा आप लोगों ने। क्या ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं है? है मैम। यस मैम है। तो इसके तो 210 मेंबर है, बट 10 मेंबर्स एम्प्लॉय हैं। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी बिल्कुल है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ कि कंपनी, इसके पीछे कारण क्या है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को क्यों शेयर दे रही है और लॉ मेकर ने बोल दिया उनको काउंट भी मत करो 200 की लिमिट में? अच्छा, क्या प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, सही है। लेकिन क्या एम्प्लॉइज 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। यस मैम। वैसे होंगे नहीं प्रैक्टिकली, बट हो तो सकते हैं ना। देखा जाए तो बोलने को तो बोल ही सकती हूँ मैं, यार एक प्राइवेट कंपनी उसमें 2000 एम्प्लॉइज है, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। यस मैम। एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हो तुम और वो आपकी 200 की लिमिट में काउंट नहीं हो रहे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एम्प्लॉइज को शेयर दे क्यों रहे हो? सैलरी तो दे रहे हैं ना उनको, तो शेयर देने का क्या मतलब है? शेयर क्यों दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को? बता दो बेटा, क्यों दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को शेयर? मैम ईसॉप।
ईसॉप, गैस तो सही करा है, पर क्यों देते हैं? ताकि सैलरी कम देनी पड़े। अच्छा, वाह, सैलरी कम देनी पड़े, ऐसा ऐसे भी होता है? हम सैलरी की जगह थोड़े से शेयर दे देते उसी प्राइस पे। ऐसा थोड़ी होता है, शेयर क्या करेगा, खाएगा शेयर्स का? सैलरी तो चाहिए ना उसको। यार कंपनी, मैं अगर किसी कंपनी में, यार छोड़ो मेरी बात, अपनी बात सोचो, तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या बोले कंपनी की तुम्हें हर महीने में 100 शेयर दे दूंगी, सैलरी नहीं दूंगी, तो फिर काम करोगे तुम वहां पर? ऐसे थोड़ी होता है बेटा, काम करेंगे तो सैलरी चाहिए ना, पैसे चाहिए, है ना? क्या पता कोई एम्प्लॉय नहीं ले सकता शेयर्स। बोनस की जगह। बोनस की जगह शेयर, पैसे की जगह कोई नहीं ले सकता बेटा, पैसे की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कुछ और सोचो। ईसॉप बिल्कुल सही गेस करा था वैसे, लेकिन रीजन मुझे सही नहीं बताया। सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, उसका एक्स्ट्रा है, ये जो शेयर दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है? अगर मैं ये जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ या कोई भी हम काम करेंगे, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, मेरी एक फर्म भी है, ठीक है? वहां पे मैं क्यों काम करती हूँ? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए यार, अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा। मैम ताकि मैम एम्प्लॉय इनके लिए लॉयल रहे, मोटिवेट, मोटिवेटेड रहे। यस मैम। ये बिल्कुल सही है, मोटिवेट रहे। कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेशन की जरूरत होती है, हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है बेटा? पैसा होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन ही पैसा होता है। तुम लोग क्यों पढ़ते हो, सुबह सुबह क्लास क्यों लेते हो? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें प्रोफेशनल बनना है और अल्टीमेटली पैसा कमाना है ना? तो हम क्यों पढ़ते? मैं तो स्कूल भी नहीं जाती अगर पैसा नहीं मिलता तो। ऐसा ही होता है कि हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए। काम क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, है ना बेटा? तो अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना। और कंपनी क्या चाहती है? हमारे जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट रहे, उनको ईसॉप देते हैं। ईसॉप की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जब भी एम्प्लॉय आता है कंपनी में, उसको क्या देती है? शेयर्स देती है, ताकि एम्प्लॉय क्या रहे? मोटिवेटेड रहे। अब एम्प्लॉयज तो बड़े सारे हो सकते हैं, इसलिए इनकी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करा गया। सही है? समझ में आ गई बात? एक बार और बता दो एक बार और बताओ। मैम, इसका फुल फॉर्म इस शॉप का। इसको फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा, क्या ये ईसॉप देना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, कंपनी की मर्जी। ऑप्शनल बता बताइए, कंपनी की मर्जी है, कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज होती है। कोई एम्प्लॉय आएगा, उसको मोटिवेट करने के लिए हम शेयर्स देंगे, कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज होती है। अच्छा, क्या पैसे लेती है कंपनी इसके बदले? लेती है, लेती है, फ्री में कुछ नहीं होता, पैसे लेती है। एक तो बेटा ईसॉप होता है और एक ईसॉस भी होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सुना है कभी ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम? यस। क्या होता है? किसी को पता तो बता दो मुझे, क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम? क्या होता है बेटा, बताओ। नहीं पता? रहने दो, फिर छोड़ो, रहने दो इसको, रहने दो इसको। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बेसिकली जब कंपनी आईपीओ लाती है, पब्लिक इशू, तब आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की हमें अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ रिजर्वेशन करनी पड़ती है, 5%, 10%। वो होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है? वो मैंडेटरी है, वो लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है आईसीडीआर में, ठीक है? जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो मैंडेटरी करा है लॉ ने कि आपको कुछ रिजर्वेशन करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है? वो मैंडेटरी है, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? ऑप्शनल है, कंपनी की मर्जी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। भूल जाओ वो सब, तुम सिर्फ ईसॉप याद रखोगे, ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात? अब तुम इससे कुछ फटाफट क्वेश्चन पूछ रही हो, देखो ये हो गया। यस मैम। अब जल्दी जल्दी जवाब दे देना। ये एबीसी कंपनी है बेटा, एबीसी कंपनी, इसमें 10 मेंबर है। क्या ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे? आया ना? यस मैम। मैम, ठीक है, आसान था। सेकंड, 10 मेंबर है,
10 मेंबर है, जॉब कर रहे हैं, क्या ये 200 के लिमिट में काउंट होंगे? नो मैम। पर B1 तो पीछे पड़ा ना B1, ठीक है। थर्ड 10 मेंबर है, इन्होंने जॉब छोड़ दी, लेफ्ट द जॉब, क्या 200 के लिमिट में काउंट होंगे? नो मैम। पर ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो आसान था, मुश्किल तो अब आने वाली है। फोर्थ 10 मेंबर है, ये 10 मेंबर हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेफ्ट जॉब, ये ऊपर वाले हैं लेफ्ट जॉब, प्लस इसने अपने शेयर्स को सेल भी कर दिया। बेटा नेट चला गया, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। बताओ क्या लिखूं, जल्दी बता दो। मैम अगर शेयर ही सेल कर दे तो मैम वो मेंबर ही कैसे बचा? शेयर ही बेच दिए तो क्या लिखूं यहाँ पे? 200 के लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे, या इनका कुछ लेना देना ही नहीं है? मैम अब तो कुछ लेना देना ही नहीं है। नॉट एप्लीकेबल, सही है ना। पांचवा, अब 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स, ये वही है जिन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए थे, यही वाले 10 मेंबर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अपने शेयर सेल कर दिए थे। अब देखो बेटा आगे, अगेन परचेज शेयर्स, अगेन परचेज शेयर्स, अगेन परचेज शेयर्स, मतलब फ्रेश शेयर्स खरीद लिए इन्होंने, फ्रेश शेयर्स। क्या ये 200 के लिमिट में काउंट होंगे? सोच के बताना, गलत मत बोल देना बेटा, गलत मत बोल देना, बहुत पिटोगे मेरे से तुम लोग। गलत मत बोल देना इतनी मेहनत के बाद, बताओ। क्या ये 200 के लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? अरे बोलो तो सही, गलत बोल दो, बोलो तो सही। किसने यस? नहीं होंगे मैम नहीं होंगे। नो नहीं होंगे मैम। यस किसने बोला था? हर्षिता। अर्शिता ने यस बोला था कि 200 के लिमिट में काउंट होंगे, है ना। यस मैम। और बाकी सब बोल रहे हैं 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। क्यों भाई, क्यों काउंट नहीं होंगे, पहले बता दो। मैम। पहले वो एम्प्लॉय तो रह चुका है। एम्प्लॉय रह चुके हैं, अच्छा एक बार जरा देखते हैं, इस पे केस स्टडी बन के आती है इस पॉइंट पे। ये सेकंड पॉइंट जरा दोबारा पढ़ो। Persons who have been formally in the employment of company were members of company, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब मेंबर भी थे, है ना। And have continued to be member after employment ceased, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई लेकिन आज भी मेंबर हैं, तो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने अपने शेयर बेच दिए थे, तो अब तो उनके ऊपर 268 लग ही नहीं रहा ना। अब ना ही वो मेंबर है ना ही वो एम्प्लॉय है, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने उन्हें 10 लोगों ने दोबारा शेयर परचेज कर लिया, तो अब ये फ्रेश मेंबर माने जाएंगे ना बेटा। क्या ये फ्रेश मेंबर माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? यस मैम। यस मैम। 200 की लिमिट में आएंगे या नहीं आएंगे? यस मैम। आएंगे या नहीं? नहीं आएंगे मैम, फ्रेश मेंबर है ना। क्यों नहीं आएंगे? सेकंड मैम पॉइंट आएंगे। है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट थी, कंपनी के एम्प्लॉय थे, साथ साथ मेंबर भी थे, ठीक है। लेकिन आपने अपनी जो जॉब थी, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, लेकिन आज भी आप मेंबर हो, तो आप 200 में काउंट नहीं होगे। लेकिन आपने शेयर बेचे तो अब तो आप मेंबर भी नहीं हो ना, अब तो B1 B2 तो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। अब आप शेयर खरीदते हो तो 200 की लिमिट में काउंट हो जाओगे। आ रहा है कुछ समझ में? यस मैम। कैसे इसका आंसर समझ में आया है रजत? यस मैम। यस मैम, मैं तो यही कह रहा था मैम, क्या वो 200 की लिमिट में वो होंगे? आपने कहा था नहीं होंगे काउंट। अच्छा मैम चलो वो देखो, उसमें काउंट नहीं होंगे मैम, वो कह रहा था मैं। क्वेश्चन और 10 मेंबर यही वाले जिन्होंने अपने ये जो फ्रेश शेयर परचेज करे, ये वाले, ठीक है ना। अब इन्होंने दोबारा जॉब लगवा ली इस ABC कंपनी में, है
अब बता दो, हम अपने होंगे ना। अब आएंगे ये 200 के लिमिट में? बड़ा अजीब सा हो गया, आएंगे? नो मैम। तो मैम क्योंकि बिकॉज दे आर नाउ प्रेजेंट एम्प्लॉइज, सही है। अब ये प्रेजेंट एम्प्लॉई है, अब ये B1 में आ जाएंगे, है ना, और ये 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा हो गया, बट कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? पक्का समझ में आ गया सबको? एक बार हाँ बोल दो सारे। यस मैम। कई लोग तो बोलते ही नहीं है, 4-5 लोगों की आवाज आती है बस। अमन, नमन और बोला था मैंने। साधना, इनकी आवाज नहीं आती मेरे पास। बोलो, समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। माइक बंद कर लो बेटा। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? पहला हो गया रिस्ट्रिक्ट, लिमिट। तीसरा है प्रोहिबिट पब्लिक इशू ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोहिबिट पब्लिक इशू ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोहिबिट मतलब मना कर रखा है। किस बात के लिए मना कर रखा है? पब्लिक इशू नहीं ला सकती प्राइवेट कंपनी। किसका? एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का मतलब चाहे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब सिक्योरिटीज में सब कुछ आता है। अगर सिर्फ शेयर लिखा होता तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर आते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है बेटा? सिक्योरिटीज लिखा है। सिक्योरिटी का मतलब कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, चाहे शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वैसे पब्लिक इशू होता क्या है? पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती, लेकिन पब्लिक इशू IPO, हम जब पब्लिक से पैसा उठाते हैं। यस मैम। पब्लिक से पैसा उठाते हैं, पब्लिक इशू होता है, बस यही, और कुछ? शेयर मार्केट पे लिस्ट होते हैं, ये होता है पब्लिक इशू। देखो बेटा, मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू। मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, कंपनी के पास दो तरीके हैं पैसा रेज करने के। या तो ऐसा बोल सकते हैं कंपनी के पास दो मेथड्स हैं शेयर इशू करने के। पब्लिक इशू मतलब शेयर इशू करना या सिक्योरिटी इशू करना। मैं शेयर्स बोल रही हूँ, ठीक है। शेयर्स इशू करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, और दूसरा पब्लिक इशू। ठीक है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा पब्लिक इशू, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है 42। जब तुमसे कोई पूछे ना, पूरा डिटेल बतानी चाहिए। देखो, कंपनी के पास तरीके हैं दो शेयर इशू करने के, सिक्योरिटी इशू करने के लिए। एक तो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा होता है पब्लिक इशू। उसको पूरा समझाओ तो पता तो चले यार, कुछ कर रहा है ये बंदा, कुछ ताकत है इसमें, कुछ दम है, थोड़ा दिमाग है, ठीक है। ऐसे जवाब देना है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा सेक्शन नंबर 42 में, पब्लिक इशू लिखा सेक्शन नंबर 29 में। अच्छा, तुमसे कोई पूछने कंपनी क्या होती है, क्यों क्या बोल दोगे? कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है? नहीं, पूरा उसको बताना है। देखो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2+20 में कंपनी की डेफिनेशन लिखी है। कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट में। कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आरओसी का एप्लीकेशन लगाओ, फिर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ऐसे बोलना है बेटा कि सामने वाला हिल जाए वहीं पर, दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने की हिम्मत ना करे वो तुमसे, ठीक है। जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे आप तब बस इशू करके शेयर? नहीं, पूरा डिटेल में बताना उसको, ठीक है। तब तक तुम्हें चुप नहीं रहना। इंटरव्यू के लिए तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुमसे कोई भी सवाल पूछा जाए और तुम्हें वो बढ़िया तरीके से आता हो तो चुप ही मत हो, उस टॉपिक पे बोलते रहो जब तक सामने वाला जो इंटरव्यूअर होगा, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होगा, वो तुम्हें चुप करने के लिए ना बोले। इसको इम्प्रेस करना ना यार हमें, है ना। तो इम्प्रेस कैसे करेंगे? कि जब तक वो ना बोले चुप होने के, तब तक हम बोलते रहे इतनी नॉलेज है मेरे पास, पूछ तो सही तू, ठीक है। ऐसे यस जवाब। मैम। तो शेयर को इशू करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? सेक्शन 42 में लिखा है। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जब एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू
200% को शेयर इशू करे जाते हैं, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और पब्लिक इशू क्या होता है? अगर एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200% को शेयर इशू करे हुए, मोर देन 200% को शेयर इशू करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। ठीक है, बस नहीं है। पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू 200% को शेयर इशू करोगे तो वो क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन अगर मोर देन 200% को शेयर इशू करोगे तो वो क्या है बेटा? पब्लिक। पब्लिक तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? नो मैम। नो पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए इस पे एक सवाल पूछते तुमसे। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसने ना 2016 में 200% को शेयर इशू करे, 200% को शेयर इशू करे। अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। 200% को शेयर इशू करे, 200। अलाउड और नॉट अलाउड? मैम नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्यों बेटा? अलाउड और नॉट अलाउड जल्दी बोलो। क्योंकि अप टू 200 है। अप टू 200 का मतलब क्या होता है? 200 से कम या 200 तक? 200 तक अलाउड है नॉट अलाउड है? अलाउड है मैम। अलाउड तो है यार 200 तक। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब 200 तक। अप टू मतलब अप टू 200 तक, तो ये 200 ही तो है, ये अलाउड है। ठीक है दिवांश, यस मैम। ये अलाउड है, सही है। थोड़ा दिमाग चला लो बेटा, ऐसे मत करो हरकतें। ठीक है, अब 2017 30 लोगों को और शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, क्या कर सकती है? अलाउड और नॉट अलाउड? नो मैम। फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। कर सकते 30 लोगों को शेयर इशू करना चाहती है, क्या कर सकती है? यस मैम। क्या कर सकती है? नो मैम। यहाँ तो पर क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट वो होता है जो अप टू 200% को करा जाए एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना? तो इतना सा सवाल है। 200 लोगों को पहले इशू कर चुके हैं, मतलब इसके 200 शेयर होल्डर बन चुके हैं, है ना? अभी 30 लोगों को और शेयर इशू करना चाहते हैं, 30% को, पर्सन लिख लेना, 30% को शेयर इशू करना चाहती है, क्या कर सकती है? जल्दी बोलो, क्या कर सकती है? नहीं कर सकती। एक बात बताओ, ये पब्लिक इशू है प्राइवेट प्लेसमेंट है? पहले तो इतना बताओ। प्राइवेट प्लेसमेंट। टेक ओवर करेगी तो पब्लिक इशू बन जाएगा ना। पब्लिक इशू नहीं है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्योंकि एक साल में 200 लोगों तक करोगे शेयर इशू तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन क्या ये प्राइवेट कंपनी क्या 200 लोगों को पहले शेयर इशू कर चुकी है? क्या 30 लोगों को और शेयर इशू कर सकती है? नो मैम। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? मेंबर की 200 होती है, और अगर इसने 200 को पहले कर चुकी है और 30 को और करेगी तो कितने हो जाएंगे? 230 मेंबर हो जाएंगे इसके, 230 शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो जो 2+68 को कॉन्ट्रावीन करेगा, इसलिए शेयर इशू नहीं कर सकते, 200 की लिमिट भी एक्सीड नहीं करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा पेपर में तुम्हारे। मैम फिर एक फाइनेंशियल ईयर को लिखे वहाँ पर। क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकती? क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती? अच्छा, क्या प्राइवेट कंपनी है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लो। एक प्राइवेट कंपनी, गर्मी लगती है, ये खोल दो थोड़ा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, ये प्राइवेट कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? इसने 2016 में 50 लोगों को शेयर इशू करे, 50% को शेयर इशू करे, क्या अलाउड है? यस मैम। अलाउड है। 2017 में 100 लोगों को शेयर इशू करे, क्या अलाउड है? यस मैम। यस मैम। कितना हुआ? 150। 2018 में 30% को और शेयर इशू करे, अलाउड है? यस। यस मैम। इसमें 100 लोगों को और शेयर इशू करे, क्या कर सकती है?
नो मैम। 200 की लिमिट क्या है बेटा? अप टू एक फाइनेंशियल ईयर में 200 तक लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं। ये थोड़ी बोला 200 को ही करना है, कम भी तो कर सकते हैं। और एक बारे में 200 कर ले तो ठीक है, अब आप आगे नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे होता है। क्या इन्हीं 200 लोगों को, जो ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है, ये 200 लोगों 2016 में शेयर इशू कर दिए थे कंपनी ने। अब 2017 में कंपनी कह रही है कि हम और 30 लोग नहीं ला रहे, इन्हीं 200 लोगों को जो एग्जिस्टिंग मेरे मेंबर है इनको शेयर इशू करना चाहते हैं। क्या इनको शेयर इशू कर सकती है कंपनी? समझ आया क्वेश्चन? कि 200 लोगों को तो 2016 में शेयर इशू कर दिए थे कंपनी ने, ठीक है बेटा। अब 2017 में कह रही है जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है यही 200 लोग, इनको शेयर इशू करना चाहते हैं कंपनी के, इनको कर सकती है? यस मैम। इनको कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो 200 ही रहेगी ना। शेयर पे थोड़ी लिमिट है कि आप एक पर्सन को एक ही शेयर दे सकते हो, ऐसा थोड़ी का है। लोगों के बारे में बात हो रही है कि 200 लोग होने चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? अभी एक ही सेक्शन चल रहा है, इतनी देर से आधा घंटा हो गया। समझ में आ रही है? यस मैम। श्योर? यस मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। यस चलो मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में दो चीजें थी, क्या थी? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जो अब खत्म हो चुका है, आटा मार रही इसको, ठीक है। और आर्टिकल्स में तीन चीजें, क्या तीन चीजें? पहली रिस्ट्रिक्शन, बोल दो फटाफट, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की? 200 मेंबर्स तक की। दूसरा लिमिटेशन, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। तीसरा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट पब्लिक इशू, ठीक है, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, मतलब इसके ना बेटा पब्लिक कंपनी के दो मेथड्स होते हैं। पब्लिक कंपनी बनाने के दो तरीके हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। पहला तो मेथड सेम ही है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें कितनी होती थी पहले? 5 लाख रुपए, अब नहीं है, ठीक है। 5 लाख लिख के काट देना इसको, ठीक है। और इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये तीन चीजें, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए और प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए। वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ये वाला आसान है, ठीक है, इसमें समझाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट सबको? यस मैम। आ गया ना? किसी को नहीं आया तो पूछ लो अभी भी। मैम मुझे नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा? इसमें पब्लिक कंपनी, मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल में 3 कंडीशन होती है। अगर मैं 3 कंडीशन हटा दूं आर्टिकल से तो मेरी कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। मतलब रिस्ट्रिक्शन, शेयर ट्रांसफर करने के लिए मुझे किसी से पूछना पड़ेगा? अगर मैं पब्लिक कंपनी की शेयर होल्डर हूं तो नहीं पूछना पड़ता। क्या मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, मेरे पास रिलायंस पावर के शेयर है, सच में, ठीक है, और उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास रिलायंस पावर के शेयर्स है, हालांकि वो अनिल अंबानी की कंपनी है, बट उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैंने 5 रुपए का शेयर खरीदा था, 15 रुपए का बेचा, ठीक है बेटा। तो रिस्ट्रिक्शन मुझे किससे पूछना पड़ा? शेयर बेचने से पहले नहीं पूछना पड़ा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी होती तो मुझे पूछना पड़ता एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, ठीक है बेटा। दूसरा लिमिटेशन, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, जितने मर्जी शेयर खरीद लो, कितने मर्जी लोग जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है उस पर। और तीसरा प्रोहिबिशन, सॉरी, प्रोहिबिट्स पब्लिक इशू, कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है, इतनी सी बात है। क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है बेटा? बोलो ना, हाय ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट ही लाएगी। समझ आ गया साधना? यस मैम। चलो देखते हैं फिर आगे। पब्लिक कंपनी बनाने के दो मेथड, मेथड 1 तो सेम है, प्राइवेट कंपनी को उल्टा कर दो, पब्लिक कंपनी बन गई। दूसरा मेथड क्या है? ये थोड़ा मुश्किल है। अब प्राइवेट कंपनी,
subsidiary of public company. Is also public company. क्या लिख दिया ये? प्राइवेट कंपनी जो क्या है, सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, वो क्या है, वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ये पॉइंट समझ नहीं आया मेरे को। प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो अ पब्लिक कंपनी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, वो भी क्या मानी जाएगी, बोलो ना। कंपनी। मतलब मेरे को पहले पता करना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, तभी तो पता चलेगा प्राइवेट कंपनी उसकी सब्सिडरी है या नहीं है। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी। इसका सेक्शन है 2+87। सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन क्या है बेटा, 2+87। देखते हैं सब्सिडरी कंपनी होता क्या है। कर दूं आगे इसको, कर दूं? यस मैम। यस मैम। देखो सेक्शन 2+87 सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी है एबीसी और एक कंपनी है XYZ। अगर एबीसी कंपनी इस XYZ कंपनी में हैव any one right out of 3 rights, any one right out of 3 rights, अगर एबीसी कंपनी के पास नीचे लिखे हुए 3 राइट्स में से कोई भी एक राइट है किसके ऊपर, XYZ कंपनी के ऊपर, तो एबीसी क्या बन जाएगी बेटा, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और XYZ क्या बन जाएगी, सब्सिडी। ठीक है। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के तीनों राइट है, तीन में से कोई एक, तीन में से कोई तीन में से कोई एक राइट है, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का तीन में से कोई एक राइट है, तो ये वाली कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग, और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। अभी मैंने बताया नहीं राइट्स क्या क्या है। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन लिख लो बेटा, क्या होगा 2+46 और सब्सिडरी का 2+87। ठीक है, फिर से करते हैं। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के तीन में से कोई एक राइट है, तीन में से कोई एक राइट है, क्या बन जाएगी कंपनी, होल्डिंग, जिसके पास राइट्स हैं, और जिसके ऊपर राइट है वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो ऐसा कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी इज लाइक मालिक, बॉस, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी इज लाइक नौकर, द सर्वेंट। ठीक है, चलो देखो पहला राइट क्या है, फर्स्ट इफ एबीसी लिमिटेड, मैं एबीसी लिमिटेड लिख रही हूँ, आपको क्या लिखना है, कंपनी लिखना है पेपर में, अभी एबीसी लिमिटेड लिखना। इफ एबीसी लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% voting rights in XYZ Limited, including the voting rights of its subsidiary company, क्या लिखा है बेटा फर्स्ट पॉइंट में, बता सकता है? अच्छा यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक, ये ब्रैकेट वाला मत पढ़ना। इफ एबीसी लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग राइट्स इन द XYZ लिमिटेड। वोटिंग राइट्स मतलब, वोटिंग राइट्स का क्या मतलब है, वोटिंग राइट कहाँ से आते हैं बेटा, कैसे मिलते हैं वोटिंग राइट, शेयर से, शेयर खरीदने से, इक्विटी शेयर, शेयर खरीदने से, बिल्कुल ठीक है।
तो मतलब वोटिंग राइट्स चाहिए मेरे को। अगर मुझे होल्डिंग कंपनी बनना है तो मुझे दूसरी कंपनी में क्या लेना पड़ेगा, शेयर खरीदने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर खरीदने पड़ेंगे, है ना। और कितने इक्विटी शेयर, जिससे मुझे कितने वोटिंग राइट मिले, 50% वोटिंग राइट मिले। 50% या मोर देन 50%? मोर देन 50%। मोर देन 50% मेरे को वोटिंग राइट मिले। अगर एबीसी के पास मोर देन 50% वोटिंग राइट्स हैं ओवर द XYZ लिमिटेड, तो क्या बन जाएगी, एबीसी होल्डिंग बन जाएगी और XYZ क्या बन जाएगी, सब्सिडियरी। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अच्छा ये ना यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट भी लिखवाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये जगह छोड़ देना, अगले पेज पे लिखना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ पहले, मैं तो मिटा सकती हूँ, आप लोग मिटा नहीं पाओगे। इफ एबीसी लिमिटेड होल्ड्स 80% shares of XYZ Limited, तो क्या एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई? नो मैम। यस मैम। 80% इक्विटी शेयर। 80% सिर्फ शेयर्स लिखा है बेटा, ये शेयर्स सिर्फ शेयर लिखा है। तो क्या एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई? नो मैम। बताओ बेटा। नहीं बनी, आंसर इज नो। क्यों नहीं बनी? क्योंकि शेयर कैन बी इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। अगर यहाँ पे इक्विटी लिखा होता तो यस है आंसर, अदरवाइज नो है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं हटा रही हूँ। लिख लिया तुम लोगों ने? लिखो इसको, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी 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 जल्दी, हाथ चला लो थोड़ा। डन मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% का क्या मतलब होता है? अच्छा तुम बताओ, मोर देन 50% का मतलब 51% होता है या 50% प्लस 1 होता है? 50% प्लस 1 होता है या 51% होता है? मैम 50% प्लस 1। अच्छा इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स का 51% निकालो और 1000 शेयर्स का 50% प्लस 1 निकालो। निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैम 5 हम 10 इसका 50 100 और 5001। 100 या 510? यस मैम 510। 100 नहीं 510, ठीक है। 51%, 51% 510 आ रहा है और 50% प्लस 1 कितना आ रहा है? पहले 50% निकालेंगे। 501। 501। 501। तो अगर मुझे होल्डिंग कंपनी बनना है तो मुझे कितने शेयर लेने हैं, 510 या 501? 501 501। 50% लिखा है, मोर देन 50% का मतलब 51% नहीं होता, 50% प्लस 1 होता है। ऐसे बोलने को तो बोलते थे 50% का मतलब, मोर देन 50% का मतलब 51%, लेकिन नहीं, मोर देन 50% का मतलब क्या है, 50% प्लस 1, है ना। अगर यार शेयर एक हजारों रुपए का है, 10,000 का शेयर है, हो तो सकता है, महंगे महंगे शेयर भी होते हैं। एक कौन सी कंपनी है, एमआरएफ, एमआरएफ का शेयर 40,000 का है, बड़ा महंगा शेयर है। और होल्डिंग कंपनी बनना है मुझे तो मैं एक शेयर लूंगी एक्स्ट्रा या 10 शेयर एक्स्ट्रा लूंगी? एक शेयर एक्स्ट्रा लूंगी ना, मैं क्यों खर्च करूँ 4 लाख रुपए और, है ना बेटा। 40,000 से जब मेरा काम हो रहा है तो, ठीक है। तो 50%, मोर देन 50% का मतलब क्या है, 50% प्लस 1, ना कि 51%, ठीक है। सिंपल है। एक बात बताओ, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 90% डिवेंचर खरीद लिए, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 90% डिवेंचर खरीद लिए, अब होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन बनेगा? नो मैम। बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वोटिंग राइट्स। और वोटिंग राइट्स कहाँ से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर शेयर कैसे आते हैं, तो डिवेंचर से तो नहीं आते। डिवेंचर जितनी मर्जी खरीद लो आप, होल्डिंग सब्सिडी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन पढ़ो, अभी मैंने आधी लाइन छुड़वा दी थी इसमें, पढ़ो ब्रैकेट वाली लाइन, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ये लाइन समझ में नहीं आई, क्या लिखा है बेटा ये, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, क्या मतलब है इसका? मैम XYZ की जो कंपनी है उसकी भी वोटिंग राइट्स जो है वो इंक्लूड होगी इसमें।
अच्छा चलो देखना एग्जांपल। देखो क्वेश्चन लिखवा लो कुछ। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% वोटिंग राइट होल्ड करे तो होल्डिंग सबसे रिलेशन है? बोलो यस और नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि मोर देन 50 चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 51% वोटिंग राइट होल्ड करे तो होल्डिंग सबसे रिलेशन है? यस मैम। Yes, ma'am. इसमें सेकंड पॉइंट में किसको डाउट है? पहले तो ये बताओ, इस सेकंड पॉइंट में किसको डाउट है किसी को डाउट? 51%, मोर देन 50% का मतलब 50% से ज्यादा, ये तो कम से कम है ना 50%। ठीक है, क्या 51% हो सकता है तो होल्डिंग सबसे रिलेशन बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट नहीं चाहिए। अच्छा चलो थर्ड पॉइंट देखो, ये एक ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ये एबीसी है। ठीक है, ए लिमिटेड इसमें होल्ड कर रही है 50% वोटिंग राइट्स और ए लिमिटेड सी लिमिटेड में होल्ड कर रही है 50% वोटिंग राइट्स। किस में होल्डिंग सबसे का रिलेशन है या किसी में भी नहीं है? किसमें होल्डिंग सबसे का रिलेशन या नहीं है किसी में भी? मैम किसी में नहीं है। इसमें नहीं है तो ये तो नो होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप। ठीक है, चलो अब फोर्थ पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मुश्किल है। ए लिमिटेड सी लिमिटेड है, बी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 60% वोटिंग राइट्स है और ए लिमिटेड के सी लिमिटेड में 40% वोटिंग राइट्स है। ठीक है जी, और बी लिमिटेड के सी लिमिटेड में 20% वोटिंग राइट्स है। बताओ जरा होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप बताओ। मैम ए एंड बी। मैम बी और सी दोनों एक ही सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। क्या बी इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्या सी इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए? यस मैम। सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए और नॉट? यस Yes or no? यस मैम। बोलो यस और नो। बोलो बेटा हाँ है ना, हाँ है ना? यस मैम। यस कैसे? क्या बोल रहा है लॉ मेकर, क्या बोल रहा है देखना, कि या तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग राइट्स अपने आप कर रखे हो या इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स ऑफ इट सब्सिडियरी कंपनी, या अपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ मिलकर होल्ड कर रखे हो। यहाँ पे ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में अकेले वोटिंग राइट होल्ड कर रखे हैं मोर देन 50, अपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ मिलकर होल्ड कर रखे हैं। इसने 40 कर रखे, इसने 20 कर रखे, टोटल कितने हो गए? 60%। तो क्या सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडियरी बन गई या नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। ये मतलब है इसका। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. चलो आगे लिखो, ये मैं हटा रही हूँ बेटा। पहला तो पॉइंट है ये 50% वोटिंग राइट्स होने चाहिए, या फिर दूसरा और सेकंड कंडीशन क्या है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की या रिमूव करने की पावर होनी चाहिए। अगर ऐसी पावर है तो कंपनी क्या मानी जाएगी? होल्डिंग। दूसरी कंपनी मानी जाएगी सब्सिडियरी। ठीक है, कंट्रोल द कंपोजिशन का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी।
ठीक है बेटा जी, ये तो आसान पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा थोड़ा मुश्किल है। थर्ड पॉइंट, चेन रिलेशनशिप। चेन रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप वो नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तुम्हारा, ये कोई और रिलेशनशिप है, कंपनीज का रिलेशनशिप। ठीक है, देखो चेन रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे ये राम है, पर्सन, ये राम है, ठीक है, इसका एक सर्वेंट है, इसका एक सर्वेंट है एक्स, ठीक है, राम का ही सर्वेंट है एक्स। अब इसने क्या करा, सर्वेंट ने अपने नीचे एक और सर्वेंट रख लिया वाई, ठीक है, राम का सर्वेंट एक्स है, इस सर्वेंट एक्स का सर्वेंट वाई है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ कि ये जो सर्वेंट है ये वाई किसकी बात मानेगा, एक्स की बात मानेगा, और एक्स किसकी बात मानेगा, राम की बात मानेगा, है ना। तो क्या वाई इनडायरेक्टली क्या राम की बात नहीं मानेगा? यस मैम। मेरा कहने का मतलब है नौकर का नौकर मेरा नौकर, नौकर का नौकर मेरा नौकर, है ना। राम का नौकर एक्स है सर्वेंट, और एक्स का सर्वेंट वाई है, तो इनडायरेक्टली वाई का सर्वेंट, सॉरी वाई किसका सर्वेंट हुआ, राम का सर्वेंट हुआ। तो ऐसा बोल सकते हैं सर्वेंट का सर्वेंट मेरा सर्वेंट, ठीक है। यस मैम। चेन रिलेशनशिप का मतलब होता है सबसी की सबसी, हिंदी में लिखती हूँ, सबसी की सबसी इज योर सबसी। जैसे कि एक्स लिमिटेड ने होल्ड कर रखा है वाई लिमिटेड में 60% वोटिंग राइट्स, ठीक है, और वाई लिमिटेड ने आगे जेड लिमिटेड में होल्ड कर रखा है 70% वोटिंग राइट्स। तो y is a subsidiary of x and z is a subsidiary of y. So indirectly, can z is a subsidiary of x or not? Yes, subsidiary. Yes, ma'am. Also subsidiary. It is called chain relationship. इसको बोलते हैं बेटा chain relationship बोलते हैं। आई समझ में? कि सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी क्या मानी जाएगी, मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी। That's all. समझ में आ गई बात? यस मैम। आगे करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.